हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और शायद ये नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर की जो लेंथ है वो कम ही है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ये आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जो फैक्टर प्रोडक्शन है, जहाँ यहाँ हम रिसोर्सेज कहें, वो हमारे पास क्या हैं, 4 होते हैं। एक हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। यानी कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है और एक हमारे पास उद्यम होता है। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी भी गुड को। तो इन जो हमारे पास फैक्टर प्रोडक्शन है, इनका एलोकेशन किस तरीके से किया जाए ताकि हम हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करें, उसकी स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। तो अब देखिए ये क्या होता है। अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। यहाँ पे हमारे पास मुकेश अंबानी जी हैं और ये क्या है, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सबसे अमीर इंसान ये हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये है कि ठीक है, ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान, इंडिया के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन क्या ये अपनी सारी ज़रूरतें क्या पूरी कर सकते हैं? नहीं। देखिए, इनके पास कार हो सकती है, एरोप्लेन इनके पास हो सकता है, ये 2 चीज़ें इनके पास हैं, बहुत सारा पैसा है, कुछ भी ये खरीद सकते हैं। लेकिन सारी ज़रूरतें या सारी नीड्स की अगर हम बात करें तो जो जो चीज़ें चाहते हैं सारी ये भी पूरी नहीं कर सकते। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है लिमिटेड वेल्थ। वेल्थ चाहे इनके पास जितने भी अमीर हों, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट है। और इनकी जो ज़रूरतें हैं, जो इनकी वांट्स हैं, वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। और ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है, बल्कि हर किसी ह्यूमन बींग्स के साथ ये चीज़ है कि उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज उसके पास हैं वो लिमिटेड हैं। अब वो इन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से उपयोग करे कि उसकी जो मैक्सिमम वांट्स हैं वो पूरी हो सकें, इसकी स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई मैजिकल हैट होती, मैजिकल टोपी होती, जो आपने बचपन में देखी होगी कि एक जादूगर होता है, वो उस कैप के अंदर से जो जो चीज़ें आप पूछिए वो सारी निकाल के आपको दे देता है, तो फिर ना इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती और ना आपकी या मेरी ज़रूरत होती। देखिए, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तभी हमारी ज़रूरत है, तभी हम स्टडी करते हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो पढ़ने का कारण है वो भी क्या है, एक तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज ही, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ें हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, वो लिमिटेड है। और अगर वो लिमिटेड है तो फिर उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए आप अपने एफर्ट्स डालते हैं, जिसके कारण आपका क्या है, अच्छी आप जॉब ले पाते हैं। और अच्छी जॉब के लिए आप स्टडी करते हैं। मान लीजिए जॉब ही अनलिमिटेड होती, या हम ये कह लें कि अनलिमिटेड पैसा होता, सभी के पास सभी ज़रूरतों की चीज़ें होती, जो उसको चाहिए उसको मिल रहा होता, तो फिर आपको ना स्टडी करने की ज़रूरत थी और ना मुझे पढ़ाने की। तो जितनी भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स जो है हमारी अनलिमिटेड है। तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो पूरी हो जाए, इसकी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं रैगनर फिच, 1933 यानी कि 1933 में इन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने क्या था, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, इन 2 पार्ट्स के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड किया। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़
माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करती है, जो कि क्या है एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है, एक व्यक्ति के स्तर पे होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिट के अंदर हम क्या है इसकी स्टडी करते हैं। चाहे फिर हम इसमें बात करें सिंगल फर्म की आपकी, या हम सिंगल एक इंडिविजुअल पर्सन है उसकी हम बात करें, या एक सिंगल गुड है, या हम इसकी बात करें, तो ये सारे क्या हैं एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। एक यूनिट की, चाहे वो एक फर्म हो, एक इंडस्ट्री हो, या फिर एक सिंगल गुड हो, जिसकी भी हम बात करें वो एक सिंगल यूनिट के अंदर स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम। लेकिन जब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन है, जिसको आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जिसको हम महंगाई बोलते हैं, उसका हम यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन निकालते हैं। प्लस एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि देश में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो रोज़गार की स्थिति है, उसकी भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो जीडीपी है, जो जीडीपी होती है वो फ्लक्चुएट करती है, वो बढ़ेगी, कम होगी, ये वो इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, और उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे उसका मेज़रमेंट करते हैं, उसकी स्टडी भी क्या है की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। साथ में इसमें जो स्टडी की जाती है वो की जाती है एग्रीगेट डिमांड की। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक आपने पढ़ा था डिमांड, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपने पढ़ा था डिमांड जो है आपका सिंपल, और वो डिमांड जो होती थी वो एक सिंपल गुड की होती थी, सिंगल एक गुड की, वन गुड की आप वहाँ पे डिमांड पढ़ते थे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है एग्रीगेट डिमांड होती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन सभी की डिमांड को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया है बुक, पेन और बैग्स। जब आप बुक प्लस पेन प्लस आपके पास जो बैग हैं, इन तीनों की जो डिमांड है उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आती है एग्रीगेट डिमांड। तो इसके अंदर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली स्टडी करता है किसकी, फंक्शंस की, कैसे एज ए होल, यानी कि एक कंप्लीट इकोनॉमी की यहाँ इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमी को एज ए होल बड़े लेवल पे हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, तो हम पूरे इंडियन इकोनॉमी की, यानी कि हमारे पूरे भारत के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उस कंप्लीट की हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। उसमें हमारे पास फिर राष्ट्रीय आय भी आ जाती है, नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। फिर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, या जिसको हम महंगाई दर बोलते हैं, जो आप न्यूज़ में अक्सर सुनते भी होंगे, तो उसकी स्टडी भी हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही। नेक्स्ट एक जो कन्फ्यूज़न है बच्चों के अंदर जो नॉर्मली पाया जाता है वो ये है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो देखिए माइक्रो हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में एग्रीगेट डिमांड तो होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेने की, ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेट डिमांड होती है और आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर भी एग्रीगेट डिमांड होती है। बट डिफरेंस क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एक सिंगल गुड की होती है। इसका हम कैसे समझ सकते हैं इसको, जैसे अगर मैं एप्पल की डिमांड लूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक सिंगल गुड की बात करें जिसको हम बोलते हैं एप्पल, ठीक है। तो ए कस्टमर, ए प्लस बी प्लस सी कस्टमर, ये तीन क्या हैं कस्टमर हैं जो कि 10 kg, 20 kg और 30 kg एप्पल की डिमांड करते हैं। तो ये तीनों क्या हैं किसकी डिमांड कर रहे हैं, एप्पल की ये डिमांड करते हैं। और इन टोटल की जो डिमांड है वो कितनी हो जाती है 60 kg। तो जो 60 kg है वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड है। लेकिन अगर मैं ये कॉन्सेप्ट देखूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है
और वो क्या है कि यहाँ पे जब एग्रीगेट डिमांड की हम बात करते हैं तो इसमें अलग अलग गुड्स की हम बात करेंगे। जैसे इसमें एम से हमने मोबाइल फ़ोन लिया है, ए से एप्पल, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक हम ऐसे शुगर ले लेते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल हम क्रिएट करते हैं कि हमारे पास 3 कस्टमर हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स क्या है, 10 यूनिट मोबाइल की डिमांड करता है। वाई जो है हमारे पास वो 5 kg एप्पल की डिमांड करता है। और जो हमारे पास जेड कस्टमर है ये करता है 10 kg शुगर की डिमांड। तो जब हम इन तीनों की डिमांड को ऐड करेंगे, 10 + 5 + 10 तो 25 आता है। ये 25 में हमने क्या क्या ऐड किया है, मोबाइल फ़ोन, एप्पल और शुगर, जिसको हम चीनी भी बोलते हैं। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड आएगी, ये एग्रीगेट डिमांड आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव में। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्रीगेट डिमांड तो माइक्रो और मैक्रो दोनों में होती है। जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपका जो डिफरेंस है वो इनके गुड में है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं एक सिंगल गुड की डिमांड की, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं अलग अलग जो गुड्स हैं उनकी कंबाइंड डिमांड की। उनकी जब हम डिमांड को जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मोबाइल फ़ोन, एप्पल और हमने क्या है शुगर, जिसको हम चीनी बोलते हैं, उन तीनों की डिमांड को हमने ऐड किया, तब जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आई 25, वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। अब आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें एक तो आता है एग्रीगेट डिफरेंस, जो हमने अभी देखा है, स्टडी फोकस, बेसिक पैरामीटर, मेथड ऑफ स्टडी और सेट्स ऑफ अजम्पशंस। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर हम डिग्री ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेशन में ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, जैसे अभी पीछे एग्जांपल भी हमने लिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिंगल एक गुड की एग्रीगेट करते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ जो बुक्स हैं उन सभी की बुक्स की जो डिमांड है उनको ऐड कर देते हैं कि ये बुक 1 है, 1 1 2 1 1 1। अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ तो हमारे पास जो टोटल बुक्स हैं वो कितनी होंगी, 12। तो ये जो 12 बुक्स हैं ये एग्रीगेट डिमांड होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सिंगल गुड की बात करी जिसको हम बोलते हैं बुक। तो बुक की डिमांड को हमने सभी को ऐड कर दिया, 1 + 1 1 1 + 1 ऐसे करके हमने इनको क्या करा, ऐड करा। तो जो टोटल डिमांड आएगी वो हमारे पास आएगी कितनी, 12 बुक्स। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट की हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या है, डिफरेंट गुड्स की जो डिमांड है उसको लेते हैं कि 1 आपके पास क्या है, बुक है, 2 आपके पास पेन है, 1 आपके पास बॉल है, और 1 kg आपके पास क्या है, एप्पल्स हैं, 5 आपके पास मोबाइल फ़ोन है। जब हम इन सभी की डिमांड को ऐड करेंगे तो वो जो डिमांड बनेगी वो बनती है एग्रीगेट डिमांड। तो ये है डिग्री है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम स्टडी फोकस की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी फोकस होता है वो एक सिंगल गुड की हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि एक सिंगल बुक है, सिंगल बुक है वो उसकी हम स्टडी करेंगे। सिंगल पेन है, सिंगल एक पर्सन है जिसको एक लेबर हम बोल लें तो एक सिंगल लेबर की बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन हो गया तो एक सिंगल मोबाइल फ़ोन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे या स्मॉल लेवल पे हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है, एक लार्ज स्केल के ऊपर हम स्टडी करते हैं। इसमें हम इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी जैसे जो बड़े इश्यूज़ हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसकी हम स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पैरामीटर है वो बेसिकली रिलेटेड होता है किससे, प्राइजेस से। चाहे एक कस्टमर हो जैसे हमने इस पिक्चर में लिया है, या एक प्रोड्यूसर जिसको हमने मुकेश अंबानी जी के रूप में लिया है। दोनों का ही जो फोकस होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, प्राइजेस के थ्रू। जैसे जियो है,
जियो को जब हम यूज़ करते हैं तो उसका रिलेशन भी किसके साथ है, प्राइस के साथ है। और जो जियो के ओनर हैं मुकेश अंबानी जी, उनके जो प्लान्स होते हैं जियो के, वो भी किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, इनके प्राइसेस के अकॉर्डिंग। तो फाइनली जो डिसीजंस होते हैं कि कितने रुपए में हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, यानी कि जो हम बाय करते हैं उसके प्राइसेस क्या होंगे। और एक होता है हमारे पास सेल, कि जो सेलिंग प्राइस होते हैं किसी भी गुड की, जो बेचने वाली कीमत है वो कितनी होगी। इन सभी के जो डिसीजंस हैं वो ले जाते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी जो हमारी स्टडी है वो डिपेंड करती है हमारी नेशनल इनकम पर। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हमारी करते हैं नेशनल इनकम की, कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ कर रही है या वो डिक्रीज़ कर रही है, उसका क्या ट्रेंड है। जो हमारी जीडीपी है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है या कम हो रही है। तो एक क्वेश्चन आपके शायद दिमाग में आ रहा हो कि जीडीपी है क्या। देखिए जीडीपी क्या होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये हमारा क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। जनवरी टू दिसंबर होता है, फेब टू आपका जनवरी होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उसकी मनी में वैल्यू क्या है, यानी कि वो कितने रुपए का वो सामान का प्रोडक्शन किया, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। इसको एक एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, और उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या है, हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया। कितने गुड्स का, हम मान लेते हैं कि हमने 10 गुड्स का प्रोडक्शन किया है। 10 गुड का हमने प्रोडक्शन किया और इसके प्राइजेस थे 10 रुपीज़। कितने के, 10 रुपीज़ पर गुड। तो 10 गुड के प्राइसेस कितने हो गए, 10 × 10 = 100। तो जो 100 रुपीज़ हैं, जितने रुपीज़ के हमने प्रोडक्शन किया है, इस 100 रुपीज़ को हम बोलते हैं जीडीपी। तो ये हमारी क्या होती है, जीडीपी। तो ये स्टडी कहाँ पे करेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट में, जो आपका स्टडी मेथड है वो क्या होता है। स्टडी मेथड क्या है, बेसिकली हमें बताता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कोई भी फार्मूला या कोई भी हम सिद्धांत, प्रिंसिपल जब हम फॉर्मुलेट करते हैं, उसको बनाते जब हैं, तो उसमें हम एक अजम्पशंस लेके चलते थे, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब हमने, अगर आपको याद हो तो जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है कि प्राइस के ज़्यादा होने से हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती थी। लेकिन इसमें जब आप ये मेथड पढ़ते थे तो हम एक चीज़ मान के चलते थे, अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल या कांस्टेंट। अब वो अदर थिंग्स क्या होती थी, अदर थिंग्स के अंदर आती थी कि एक तो आपकी इनकम क्या है कंज्यूमर की, जो आपके उपभोक्ता हैं उसकी इनकम, उसकी आदतें, उसका टेस्ट और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं टी की, अगर हम डिमांड निकाल रहे थे, हम ये मान के चलते थे कि जो आपकी कॉफ़ी है, कॉफ़ी के जो प्राइसेस होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। कॉफ़ी के प्राइसेस क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी का जो रिलेशन है वो चाय के साथ है, क्योंकि कॉफ़ी आपकी क्या है, क्लोजली सब्स्टिट्यूट होती है चाय की। तो इसलिए हम ये मान के चलते थे कि जो अदर गुड्स हैं, जो रिलेटेड गुड्स हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट होंगे। और इस तरीके की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यानी कि आंशिक संतुलन विश्लेषण हम इसको बोलते हैं हिंदी में।
अब उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं, जो फैक्टर का कैटेगराइजेशन करते हैं, वो हम करते हैं किस में? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम सिंगल की बात नहीं करते, यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं वो एक होल लेवल पे, यानी कि एक बड़े लेवल पे हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इसके जो रूल्स हैं इनको हम बोलते हैं क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ अजम्पशंस, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ अजम्पशंस हमारे पास प्री डिटरमाइन होती हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ अजम्पशंस हमारे पास होती हैं, लेकिन दोनों की जो अजम्पशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करी होगी तो आपने क्या है, ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से होते हैं कि ऑलरेडी गिवन होती थी। ये चीज़ें क्या होती थी? गिवन होती थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है मार्केट में हमेशा एग्जिस्ट करता है, टोटल आउटपुट, टोटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर गिवन होती थी कि एक इकोनॉमी है उसके अंदर हमेशा क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, कि हम जितने भी वहाँ पे लोग होते थे सभी के पास क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, सभी के पास जो है वो काम है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो एक वहाँ पे हम बात करते हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कैसे करें, कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, तो उस कंडीशन को आप कैसे रिजोल्व करें वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक अजम्पशंस की तरह नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम कैसे अचीव करेंगे। इसके बाद आता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पैराडॉक्स, कि ये पैराडॉक्स क्या है, कि हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी सही हों। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कोई पर्सन है, अगर ये सेविंग करता है तो ये अच्छा है इस एक इंडिविजुअल के लिए कि ठीक है भाई हमने सेविंग करी है तो ये हमारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आ भी जाएगी। और ऐसा माना भी जाता है समाज में कि आज की सेविंग कल आपके भविष्य में काम आती है और वो आपको पॉजिटिव फीडबैक लाइफ में देगी या पॉजिटिव आपके एक रोल निभाती है। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते भी हैं कि आप जो सेविंग है उसको बढ़ाइए, थोड़ा पैसे को बचाना सीखो। क्यों कहते हैं? ताकि वो फ्यूचर में हमारे काम आ सकें। लेकिन जब यही बात आती है कि इकोनॉमिक बड़े होल लेवल पे, कि जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया कि अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल क्या है कंटिन्यूसली सेविंग करने लग जाए, अगर वो सेविंग को इंक्रीज़ करें तो ये क्या है, बैड होता है। किसके लिए? होल इकोनॉमी के लिए। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम प्रूव करते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए अगर एक होल इकोनॉमी जो है, अगर वो कंप्लीट इकोनॉमी जो है अगर वो सेविंग को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, तो देखिए जितनी ज़्यादा आप सेविंग करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है आपके कंजम्पशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 में से पहले आप सेव कर रहे थे 50, तो आप 50 क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। अब आपने क्या करा, इस 100 में से अब आपने 90 रुपीज़ क्या है वो सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, 40 रुपीज़ की आपने सेविंग बढ़ा दी। तो आप कंजम्पशन कितना का करेंगे, सिर्फ 10 रुपीज़ का। तो आपका जो कंजम्पशन है वो पहले के लेवल पे क्या होगा, कंजम्पशन आपका डाउन हो जाएगा। ये कंजम्पशन आपका क्या हो गया, डाउन हो गया। कि आपने जो है मार्केट में हम एग्जांपल लेके चलें कि आपने जो आपकी सेविंग है उसके बढ़ने से क्या है, एप्पल और कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कम हो गई, ठीक है जी। जब पूरी इकोनॉमी ऐसे करेगी तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ जाता है, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड के डाउन होने से, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड है ही नहीं, लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है, सप्लाई के ऊपर। तो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है मार्केट में वो भी क्या होती है, डाउन हो जाएगी। तो ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी कम हो गई। अब जब सप्लाई कम हो गई
जब चीज़ें बिक ही नहीं रही तो फिर हम प्रोडक्शन करेंगे क्यों? तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो भी डाउन हो जाता है। अब प्रोडक्शन ही नहीं है तो फिर जो उसको बनाने वाले वर्कर हैं उनकी नीड भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें तभी बनती हैं जब उनको कोई ख़रीदता है। तो जब चीज़ें बनेंगी नहीं तो लेबर की क्या ज़रूरत है? तो लेबर की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, और लेबर की डिमांड कम होने से जो लेबर पहले पैसे कमा रहा था उसकी जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी, और कम इनकम से फिर बाद में सर्कल क्या है आपका स्टार्ट हो जाता है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो और कम हो जाती है, और ये क्या है होल इकोनॉमी जो है आपकी वो डाउन हो जाती है। तो होल इकोनॉमी के ऊपर क्या है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नेशनल इनकम का, कि नेशनल इनकम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करें, तो वो हम पढ़ते हैं। तो ये हम देखेंगे। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं इसके अंदर नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसके डिफरेंट एलिमेंट क्या हैं और इसको मेज़र कैसे किया जाता है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है उसको हम कैसे हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जो बेरोज़गारी की स्थिति अगर है देश में, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कैसे हम उसको रिड्यूस करें। इफ़ेक्टिव डिमांड है उसको हम कैसे बढ़ाएं, इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। इनकी जैसे जैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को आगे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको स्टडी जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ मनी, कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो आपकी मनी है उसकी डिमांड जो है उसको कैसे चेंज होती है, मनी की सप्लाई जो है उसकी हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम एक जो चीज़ पढ़ते हैं वो आपकी हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या है, आरबीआई फ्रेम करता है, और आरबीआई में भी क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो इसको फ्रेम करती है। क्यों? क्योंकि उसको जो है आपकी मनी सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाती है। तो उसको भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। उसके बाद आता है जनरल प्राइस लेवल, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम कैसे इन्फ्लेशन या जनरल जो आपके प्राइजेस हैं अगर वो हाई हो रहे हैं, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन अगर वो बढ़ रहा है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, कि प्राइसेस ना बढ़ें, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो उसको हम देखेंगे। प्लस आपका डिफ्लेशन है, कि अगर जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो उसको हम गिरने से कैसे रोकें, एक स्टेबिलिटी हम कैसे लेके आएँ, तो वो हम पढ़ते हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो आपके रियल इनकम है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसको कैसे बढ़ाएं। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसकी आप न्यूज़ में डेली बातें भी सुनते होंगे कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना है, हमें डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो वो हम किस तरीके से अचीव करें मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ के को यूज़ करके, उसकी भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड है, कि कोई भी जो आपकी कंट्री है वो ट्रेड जो है वो आपका उसमें इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होता है, जो आपके टैरिफ हैं, प्रोटेक्शंस हैं, यानी कि प्रोटेक्शन को संरक्षण बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए आप इंटरनेशनल ट्रेड आपकी कंट्री में हो रहा है तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपकी घर की जो खुद की आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, खुद के उद्योग जो हैं, उनका आप संरक्षण किस तरीके से देंगे ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएँ, उनका मुकाबला हम कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें हम क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं। आपके के सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगा। तो कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।